चलिए बहुत ओके हो गया। चलिए अब आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 का। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6। 5 तक हम लोग पढ़ लिए। सबसे पहला चैप्टर का नाम बताइए। तो पहला चैप्टर था आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर पढ़े थे साम्राज्यवाद, साम्यवाद, रूस की क्रांति। तीसरा चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो तीसरा चैप्टर हिंद चीन यानी कि इंडो चाइना है ना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर पढ़े भारत में राष्ट्रवाद। और 5वां चैप्टर पढ़े हम लोग औद्योगिकीकरण का युग, आजीविका के बारे में पढ़े, अर्थव्यवस्था, आजीविका और औद्योगिकीकरण का युग। और 6ठा चैप्टर अब पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री में, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण बोलिए और शहरी जीवन देखिए। यानी कि इस चैप्टर का नाम है, देखिए ध्यान से, इस चैप्टर का नाम क्या है ना? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 है, हिस्ट्री का क्लास है। बहुत अच्छे से समझिएगा। आखिर शहरीकरण कैसे हुआ, शहर का निर्माण कैसे हुआ, समझे कि नहीं? तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जैसे देखिए, सबसे पहले गांव है। क्या है? गांव। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? गांव। आप देखिएगा ध्यान से, गांव बोले जहां आबादी बहुत कम है। जहां आबादी क्या है? बहुत कम। गांव में आबादी बहुत ज्यादा नहीं होती है। आबादी आपको मिलेगा शहर में, ठीक है ना? तो गांव से क्या बन जाता है? गांव में जब जनसंख्या बढ़ती है तो वह बन जाता है गंज। क्या बन जाता है? गंज। गंज बोले तो हाट। गंज बोले तो क्या चीज? हाट। जैसे देखिएगा, कुछ कुछ गांव ऐसे होंगे जो बड़े स्तर पर होंगे और वहां थोड़ा मोड़ा छोटा छोटा बाजार लगेगा। कुछ सब्जी बेचने वाले होंगे, कुछ दुकान होगा, गुमटा गुमटी खुला हुआ रहेगा, कुछ लोग बाल बनाने वाले होंगे, कुछ लोग जो है से किराना का दुकान खोले हुए होंगे। वहां बड़े स्तर पर तो दुकान नहीं होगा, लेकिन ऐसा दुकान हो जाएगा कि गांव के थोड़ा बहुत काम चल जाएंगे। दालमोट बिस्कुट वगैरह ये सब अतिथि के आने के बाद है ना मिल जाएंगे। साथ ही आपको जो है सोन पापड़ी वाला गोलका मिठैया जो होता है वो सब देहात में मिल जाएगा। तो जहां पे बहुत छोटा बाजार गांव में लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? गंज। तो गांव से बड़ा हो गया क्या चीज? गंज। जिस जहां पे बाजार लगता हो, हाट लगता हो। और अगर इससे कुछ बड़ा हुआ, इससे कुछ बड़ा हुआ तो उसको बोलते हैं कस्बा। इसको क्या बोलते हैं? कस्बा। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोला जाता है? कस्बा। कस्बा बोले तो क्या? जैसे देखिए, जैसे गोह क्या है? एक कस्बा है। ब्लॉक लेवल का जो भी चीज है वो कस्बा के अंतर्गत में आ गया। जैसे गोह आपका क्या है? रफीगंज क्या है ना? या आप देखिए तो आपका कोच जो है या पंचानपुर है, तो ये सब क्या है? कस्बा है। क्या है? इसको कस्बा, यानी कि यहाँ पे आबादी थोड़ी सी ज्यादा है, बाजार मिला जुला करके ठीक है। यानी कि ब्लॉक लेवल तक का, क्या चीज? ब्लॉक लेवल तक का जो जनसंख्या है उसको क्या बोलेंगे? कस्बा। कस्बा से भी बड़ा क्या होता है? शहर। कस्बा जब बढ़ने लगता है तो वह क्या चीज में बदल जाता है? शहर में। अब जैसे औरंगाबाद को आप क्या कहिएगा? शहर कहिएगा। गया को क्या कहिएगा? शहर कहिएगा, है कि नहीं? आप जहानाबाद को क्या कहिएगा? अरवल को क्या कहिएगा? शहर आप कह सकते हैं, है कि नहीं? जमशेदपुर वगैरह को क्या कह सकते हैं? रांची को क्या कह सकते हैं? मैंने हजारीबाग की सबको क्या कह सकते हैं? शहर कह सकते हैं। यानी कि वहां पे आबादी ज्यादा है ना, दुकानें भी बहुत वीआईपी बढ़िया, एकदम रेस्टोरेंट वगैरह सारा चीज वहां पर है। तो वो हो गया आपका शहर। शहर बोले तो जिला लेवल को आप शहर बोल सकते हैं। जितने भी जिले हैं वो सब शहर के तौर पर आ सकते हैं। और इससे जब आबादी बढ़ेगी तो वह बन जाएगा नगर। क्या बन जाएगा? नगर। तो जितनी भी राजधानियों के नाम लीजिए वो लगभग नगर के श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे पटना हो गया, लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, तो ये सब क्या है? नगर के श्रेणी में आ सकते हैं। माने राजधानी लेवल के जो जगह है वो सब नगर के अंतर्गत में आ जाएंगे। और इन लोगों से भी जो बड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? महानगर। क्या कहेंगे? महानगर। यानी कि महानगर की आबादी और ज्यादा होगी।
महानगर के रूप में हम लोग किसको किसको नाम देते हैं? सबसे बड़ा महानगर कौन है? मुंबई। सबसे बड़ा महानगर कौन है? मुंबई। याद रखिएगा, मुंबई हम लोगों के यहाँ का सबसे बड़ा महानगर है। और मुंबई के बाद सबसे बड़ा महानगर है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। और इसके बाद कौन है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। और कोलकाता, उसके बाद क्या है? चेन्नई। ये सब क्या है? महानगर है। ये सब क्या है? महानगर है। कोई एक पटना उसमें प्रवेश कर जाएगा, है कि नहीं? पटना जैसा बड़ा बड़ा सिटी कितने उसमें प्रवेश कर जाएगा, यानी कि यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा होगी। तो कैसे बना शहर? कैसे बना? तो गांव से ही बना। गांव के बड़े स्वरूप को आपने गंज कहा, उससे बड़े स्वरूप को आपने कस्बा कहा। कस्बा मिलकर के क्या बना लिया? शहर। और शहर मिलकर के क्या बना लिया? नगर। और नगर मिलकर के क्या बना दिया? महानगर। क्लियर हो गए? इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आखिर शहरीकरण क्या है। अगर किसी ने पूछा कि शहरीकरण कहेंगे किसको, तो शहरीकरण के लिए हम लोग कहेंगे कि गांव का धीरे धीरे शहर एवं गांव का धीरे धीरे गंज, कस्बा, शहर, नगर, महानगर में परिवर्तित होना, यानी कि उधर की ओर विकास करना, क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। तो क्या परिभाषा लिखे कि गांव का, समझ में आ रहा होगा सब चीज बात? बहुत हार्ड नहीं है ना? और ये वैसा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है चैप्टर, समझे कि नहीं? लेकिन भैया पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा ना। चैप्टर दे दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि गांव का धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे दे दिया है तो क्वेश्चन आएगा भी, ये भी समझ लीजिएगा, क्वेश्चन भी आएगा। गांव का धीरे धीरे शहर एवं, है ना, नगर की ओर विकसित होना, शहर एवं महानगर तक, है ना, महानगर तक क्या होना? विकसित होना। क्या होना? विकसित होना। विकसित होना, है ना, जो विकास हो रहा है, विकसित होना क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत है? शहरीकरण कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको? शहरीकरण कहेंगे, समझे कि नहीं? मैंने गांव किस में बदल जाएगा? तो गांव बदल जाएगा आपको गंज में, गंज बदल जाएगा आपको किस में? कस्बा में, कस्बा बदल जाएगा किस में? शहर में, शहर बदल जाएगा किस में? नगर में, और नगर बदल जाएगा किस में? महानगर में। अभी तो हम बताए इस चीज को। इसी विकास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शहरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शहरीकरण कहते हैं। समझ में आ गई की बात की नहीं आ गई? अब देख लीजिए, जहां शहरों में देखिएगा वहां कृषि के कार्य नहीं होंगे, वहां कृषि के कार्य नहीं होंगे। मतलब वह जगह कैसा होगा? गैर कृषि वाला जगह होगा। जहां कृषि का कार्य नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? गैर कृषि कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? गैर कृषि बोलेंगे। तो लिखेंगे कि नगर, महानगर, जहां गैर कृषि गतिविधि होता है, जहां क्या होता है? गैर कृषि, है ना, जहां क्या होता है? गैर कृषि गतिविधि, वहां पे आपको कृषि का कोई काम नहीं होगा। शहर में कृषि देखे हैं कभी? आप गोह में घूमे तो कहीं खेती का जमीन मिलेगा? मैंने बगल में नहीं, गोह यहाँ से चल जाइए एकदम शांति मोड़ तक कहीं है, लेकिन गांव में जाइए तो थोड़ा सा घर से पीछे जाइएगा, पिछोती जाइएगा तो खेत मिलेगा। अगल बगल में जाइए तो क्या मिल जाएगा? खेत मिल जाएगा, है कि नहीं? वहाँ कृषि युक्त भूमि रहती है और यहाँ पर कृषि युक्त भूमि नहीं है। तो यहाँ जहाँ गैर कृषि गतिविधि होता है, समझे कि नहीं? और क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। और क्या होता है? जहां गैर कृषि गतिविधि होता है वहां पर क्या होता है? शहर में तो व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार, बिजनेस होता है। तो एवं क्या होगा? व्यापार वाणिज्य होता हो। क्या होता हो? एवं व्यापार वाणिज्य होता हो, वाणिज्य होता हो। यही ना शहर में होता है। वहां गैर कृषि गतिविधि होगा
तो जब गैर कृषि गतिविधि, जहां कृषि नहीं होगा वहां क्या होगा, व्यापार होगा, है कि नहीं, वाणिज्य होगा, यही सब तो होगा। तो शहरीकरण का कारण क्या है, आखिर शहरीकरण क्यों हुआ? तो शहरीकरण का जब कारण पूछेगा तो इसके 3 कारण होंगे। शहरीकरण का कारण, आखिर शहर की ओर विकास होने का क्या क्या कारण है, तो इसके 3 कारण हैं। कितने कारण हैं? 3 कारण। समझ में आ रहा है बात? पहला कारण है राजनीतिक कारण। पहला क्या है? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण बोले तो देखिएगा, आप जब गोह में आइएगा तो गोह में चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर कोई खड़े खड़े आदमी कभी राजद को जिता देगा, कभी बीजेपी को जिता देगा, कभी जदयू को जिता देगा, है ना, कभी जो है से जन स्वराज को जिता देगा, कभी जीतन राम मांझी को जिता देगा, तो चिराग पासवान को जिता देगा, तो उपेंद्र कुशवाहा को जिता देगा। बैठले बैठले पूरी राजनीति जहां होती है तो भैया लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, 2 4 10 गांव के लोग राजनीति करते हैं, यहाँ पर विधायक सांसद का चुनाव होता है। तो एक कारण शहरीकरण का ये भी है, समझे कि नहीं? जहां पर 2 4 10 आदमी चाय और पान खाते हुए भांजते रहेगा, है ना, काम धंधा कुछ करना नहीं है, तो चल दिए गांव से, अब गांव से आ गए, है ना, पान के दुकान पर, जैसे ही उनका मुंह लाल होगा बस लाल लाल बात करना शुरू कर देंगे, समझेगी नहीं, है कि नहीं? चाय जैसे ही मुंह में दूसरा के पैसा से प्याला गया, है नहीं, वो अपना पैसा से नहीं पिएगा, है कि नहीं? बात तो करेगा कि जैसे लग रहा कि मुख्यमंत्री इन्हीं को सब बतिया बताए हैं और ये आकर के हम लोग से कह रहा है कि नहीं? वो अपने आप को इतना विद्वान समझता है कि मत कहिए, समझे कि नहीं? आप देखे हैं कि नहीं वैसे लोगों को? नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ से जैसे ही ट्रांसफार्मर के पास पहुंचिएगा तो एक चाय की दुकान है, सामने भी बगल में भी, और बहुत सारे लोग वहां पर बैठे रहते हैं। कब किसको कितना ऊंचा बना देंगे और किसको गिरा देंगे, एकदम बैठे बैठे काल मैंने वहां पर सारा चीज हो जाएगा। जो चीज आप मैंने पढ़ करके नहीं जान सकते हैं, मोबाइल में देख करके नहीं जान सकते हैं, वैसा वैसा ज्ञान आपको देना शुरू कर देंगे। हमको कभी कभी आश्चर्य होता है ना, हमको लोग समझाता है, बताइए, हमको लोग समझाता है कि कौन पार्टी बढ़िया है, कौन आदमी बढ़िया है, बताइए। तो जैसे लगता है ना, हमको तो कभी कभी लगता है कि झूठों हम इतना ज्यादा पढ़ते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि वो खनिया के बतिया ध्यान से सुनते हैं, क्या बतिया रहा है, फलना ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। जैसे लगता है कि हम लोग एकदम अनपढ़ हैं, झूठो MA डबल MA कर करके MSc कर करके हम लोग बैठे हुए हैं, झूठो पढ़ाते हैं। आपको भले पढ़ाते हैं तो लगता है कि तेज टीचर है, ओखनी के सामने जो कहिनो नहीं किताब कॉपी कलम धरा, और वो ऐसा ऐसा चाय के दुकान पर बात करेगा, पान खाने वाला आदमी बात करेगा, जैसे लगेगा कि बाप रे बाप, यही जो है ना से एकदम विद्वान आदमी है कि नहीं, एकदम स्कॉलर आदमी है, ये एकदम सीधा सीधी मुख्यमंत्री इसको कहे आई हमसे कह रहा है। ये सब भी कारण है शहरीकरण होने का, है ना। मन नहीं लगता है घर पर, वैसे लोगों के बाल बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, है ना। थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए और कम घूमिए तनी पान की दुकान पर और चाय की दुकान पर। राजनीतिक कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया आर्थिक कारण। देखिए गांव में उतना अर्थव्यवस्था नहीं है कमाने का, तो लोग कहां भाग रहे हैं, शहर की ओर, कि जाएंगे बिजनेस करेंगे कुछ पैसा कमाएंगे। तो यह भी एक कारण हो सकता है शहरीकरण का, आर्थिक कारण। और तीसरा चीज है धार्मिक कारण। बाबू रे, धार्मिक कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर धार्मिक कारण कैसे इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, आप हमको बताइए। श्री राम भगवान का मंदिर बना अयोध्या में, बना भव्य मंदिर बना। अब जब देखिए आदमी कहता है कि मंदिर के जगह पर हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, तो इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि नहीं, कि भैया मंदिर का निर्माण होना भी शहरीकरण की ओर विकास करने के लिए जरूरी है। अब वहां पर जैसे ही धार्मिक स्थल बना अयोध्या में, तो वहां लोग घूमने जा रहे हैं, पर्यटन स्थल हो गया। वो पर्यटन स्थल हो गया तो वहां कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिला है। कितने लोगों को? लाखों लोग जो है अब रोजगार की स्थिति में है।
है ना, कुछ जो है से ठेला पर सामान बेच करके, कुछ दुकान खोल करके, कुछ टेम्पू से कमा करके, कुछ परिवहन के माध्यम से, कुछ वहां पर जो है से होटल वगैरह जो दिए हुए लोग हैं ठहरने की व्यवस्था करा करके, कुछ खाना खिलाने के नाम पर रोजगार किए हुए हैं, कुछ मंदिर में दर्शन करवाने के नाम पर रोजगार किए हुए हैं। तो रोजगार बढ़े हैं। अब आप देखिए, आप अयोध्या क्यों जाइएगा? भैया श्री राम मंदिर देखने के लिए जाइएगा कि नहीं जाइएगा? तो आदमी शहर की ओर क्यों भाग रहा है? तो धार्मिक वजह से भी भाग। आज देखिए गोह में क्यों है? देवकुंड एक मंदिर है जहां पे साक्षात शंकर भगवान विराजमान है। अगर यहां पर भी इसको धार्मिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, सरकार के द्वारा अगर कुछ फंड देकर के इसका नवीनीकरण कर दिया जाए, तो यहां भी लोग आएंगे और देवकुंड के आसपास के लोग भी क्या हो जाएंगे? रोजगार से भली भांति परिपूर्ण हो जाएंगे। तो धार्मिक वजह होता है। जैसे आप आगरा क्यों जाते हैं? ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। आगरा में फेमस क्या है? ताजमहल है। ताजमहल देखने की वजह से आप वहां जाते हैं, वहां रहते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, खाते हैं पीते हैं, वहां पर रोजगार की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? तो शहरीकरण में धार्मिक कारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंदिर, मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, है ना, श्री राम मंदिर, ये सब क्या है? जैसे आप तमिलनाडु में आप जैसे वैष्णो देवी हम लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं वैष्णो देवी? तो वैष्णो देवी मैया रानी से भेंट करने जाते हैं। तो वहां जब जाते हैं तो भूखे पेट तो नहीं जाते होंगे, तो रोजगार की प्राप्ति लोगों को हो रही है कि नहीं उसके माध्यम से? तो ये होता है। और ये शहरीकरण के विकास के लिए ये सब कारण है। क्या है? ये सब कारण है। आ गया समझ में? अब देखिए, गांव और शहर में क्या अंतर है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गांव और शहर में अंतर बताइए। गांव और शहर में क्या क्या अंतर है? तो देखिए, गांव में कृषि संबंधी कार्य होता है। सबसे पहला अंतर क्या है? तो गांव में क्या होगा? गांव में कृषि कार्य होता है। कृषि कार्य, कृषि ठीक है, कृषि संबंधी कार्य होते हैं। कृषि संबंधित कार्य होते हैं। कृषि संबंधित कार्य होते हैं का मतलब क्या हो गया? आप गांव में जाइए तो गांव में देखिए, आपको धान का भी कटैया शुरू है। इधर एक दिन कटाई शुरू हो रहा है तो दूसरी तरफ बुआई भी शुरू हो चुका है। क्या चीज का? गेहूं का, चना का, रबी फसल का बुआई शुरू है। शहर में देखने के लिए मिलेगा नहीं। यानी कि शहरों में गैर कृषि कार्य होता है। शहरों में क्या होता है? गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य का मतलब होगा कि यहाँ पे कृषि नहीं होता है। दूसरा, गांव में और क्या है सो समझ लीजिए। आजीविका का मुख्य साधन क्या है गांव में? तो खेती है या पशु पालते हैं, दूध बेचते हैं या गोईठा बेचते हैं। समझे कि नहीं? यही ना कर सकते हैं। तो वहां आजीविका का मुख्य साधन क्या है? खेती और पशुपालन। देखिए ध्यान से, आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन है क्या चीज? कृषि और पशुपालन। यही ना मुख्य साधन है जी। लेकिन आप जैसे ही शहर आइएगा तो शहर में आजीविका का साधन क्या है? तो नौकरी है। नौकरी सरकारी और गैर सरकारी। गैर सरकारी माने बिजनेस, सरकारी का मतलब जैसे जो टीचर है, बैंक में है, रेलवे में है ना, या सेना में है, तो वो सब अपना अपना ड्यूटी करेंगे, है कि नहीं? और गैर सरकारी का मतलब है जैसे प्राइवेट स्कूल है, हॉस्पिटल है कि नहीं, दुकान है। इन सभी जगहों पे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। आप देखिए, आप अपने गोह में ही देखिए, बड़े बड़े दुकान है जहां 2 3 4 10 5 लोग है ना वहां पे काम कर रहे हैं। तो सबको रोजगार की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? तो याद रखिएगा, आजीविका का साधन, यहाँ पे आजीविका का साधन क्या है वो समझ लीजिए। तो आजीविका का साधन जो है वह क्या है? नौकरी। और नौकरी किस तरह का है? तो नौकरी 2 तरह का है। एक है सरकारी नौकरी और एक है गैर सरकारी। एक क्या है? गैर सरकारी। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर नौकरी का ये है, चूंकि शहर में आपका क्या है? कल कारखाने लगे हुए हैं। क्या है? बहुत शहरों में क्या है? कल कारखाने हैं। तो कल कारखाने में भी बहुत सारे लोग काम करने के लिए रोज जा रहे हैं। कल कारखाने हैं। सेवा क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र किसको बोला जाता है? जिसमें लोग, जैसे हॉस्पिटल क्या है? सेवा क्षेत्र है। स्कूल क्या है? सेवा क्षेत्र है। स्कूल क्या है? सेवा क्षेत्र है।
बैंक क्या है? सेवा क्षेत्र है। पोस्ट ऑफिस क्या है? सेवा क्षेत्र है कि नहीं? रेलवे क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो ये सब जगहों में जो है से जाकर के लोग कार्य कर रहे हैं। अब देख लीजिए देखिए, कृषि पशुपालन या कहिए कि छोटा मोटा ग्रामीण उद्योग, छोटा मोटा ग्रामीण उद्योग है। छोटा मोटा ग्रामीण उद्योग, छोटा मोटा ग्रामीण उद्योग क्या हो सकता है? तो जैसे मान के चलिए कि दूध का व्यापार लोग कर सकते हैं, है ना, या मांस मछली वगैरह जो है से पाल पोस सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, यही सब छोटा मोटा व्यापार होगा। या क्या हो सकता है? अगरबत्ती वगैरह ही सभी बना सकते हैं, छोटा मोटा व्यापार के रूप में यही ना गांव देहात में हो सकता है। लेकिन शहरों में तो बड़े बड़े हैं, कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, बड़े हॉस्पिटल है, बड़े स्कूल है ना, कॉलेज है ना, उसके अलावा जो है से बहुत सारे प्राइवेट दुकान है कि नहीं, जहां पे सभी बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। यानी कि गांव जो है कह सकते हैं कि यह प्राथमिक क्षेत्र है। यह कैसा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है। और यहां पर देखिए, यह प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, यानी कि ये पहला कार्य है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है? द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे काम है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? द्वितीयक क्षेत्र है शहर में, तृतीयक क्षेत्र है, समझे कि नहीं। इसमें बहुत सारे काम करने के लिए यहाँ ढेर आदमी ठेलो चला करके कमा रहा है, चायों बेच करके कमा रहा है, दुकानों खोल करके कमा रहा है, कोचिंगों खोल करके कमा रहा है, स्कूलों खोल करके कमा ले रहा है ना, उद्योग धंधा भी खोल करके। यहाँ पे बहुत से काम करने की है ना गतिविधि है। अब स्थिति समझ लीजिए गांव में, तो गांव की जनसंख्या क्या होती है? गांव शहर में क्या अंतर है? तो गांव की जनसंख्या कम होती है। गांव की जनसंख्या क्या होती है? कम। गांव की जनसंख्या भी कम होती है और जनसंख्या घनत्व भी कम होता है। जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया कि कम जगह ज्यादा है, संख्या कम है, तो जनसंख्या घनत्व क्या हो गया? बहुत ज्यादा। अरे बहुत कम, क्या हो गया? बहुत कम। और शहर में क्या है? जगह कम है और जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व क्या हो गया? बहुत ज्यादा। और शहर में जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। शहर में जनसंख्या कम है, बहुत ज्यादा है। शहर में जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा। आप देखिएगा, अभी आपको गोह जैसे शहर की बात बता रहे हैं। पटना में तो रोड पर जब चलने का जगह नहीं हुआ तो आसमान में रोड बना। अब आसमान में भी रोड जगह नहीं मिल रहा, तो अब ओकरो ऊपर आसमान में बन रहा है, माने पुले के ऊपर पुल बन रहा है, सड़कें बन रही है, 2 तल्ला 3 तल्ला है ना, माने आसमान की ओर जा रहा है। नीचे जमीन पर जगह नहीं बच रहा है, तो कहाँ लोग जाएगा? आसमान पर। शहर में क्या है? शहर में जो घर बनेगा, शहर में घर क्या बनेगा? छोटा सा जगह में घर लोग बनाएगा, ओकरे 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला 10 तल्ला तक बना देगा, समझे कि नहीं। गांव में एक ही को मकान बनाएगा, एक ही तल्ला बनाएगा, लेकिन हाँ पूरा एकदम 1 बीघा में 1 तुरी बना देगा लोग, है कि नहीं। यही हमारा हवेली है, हवेली, हवेली पर आ जाना, है कि नहीं। सुने कि नहीं। तो शहर में जनसंख्या क्या है? काफी अधिक है, काफी अधिक है। अब देख लीजिए गांव और शहर में क्या अंतर है। गांव में कच्चा मकान आपको ज्यादा मिलेगा। अब तो हालांकि ऐसा नहीं है, गांव में भी अब पक्के मकान हो गए हैं। गांव में कच्चा मकान ज्यादा मिलता है, कच्चा मकान, कच्चा मकान मिलेगा, लेकिन बेहतरीन मकान मिलेगा। कैसा मिलेगा? कच्चा मकान है ना, एवं बेहतरीन मकान मिलता है, बेहतरीन मकान मिलता है, बड़ा बड़ा मिलेगा, मकान मिलता है कि नहीं। लेकिन शहर में ऐसा है नहीं। शहर में पक्का मिलेगा, लेकिन नियोजित तरीके से जो भी मकान बनेगा सब इंजीनियर उसको बनाएगा, है कि नहीं। जैसे तैसे आप नहीं बना सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में आप जैसे तैसे नहीं बना सकते हैं। आप नली कैसे निकालिएगा, रोड कितना रखिएगा, है ना, बिजली कैसे आपके यहाँ जाएगी, सारा चीज की सुविधा के साथ जो है ये मकान बनते हैं। तो यही सब अंतर है, और क्या है कि नहीं। कि शहर जो है, शहर में कैसा मकान बनता है भैया? पक्का, पक्का एवं कैसे बनेगा? नियोजित मकान बनते हैं। कैसे मकान बनते हैं? नियोजित मकान बनते हैं। नियोजित मकान बनने का मतलब क्या हो गया कि इंजीनियर वगैरह से दिखवा करके नियोजित मकान बनते हैं। अब देख लीजिए, अब आता है आधुनिक नगर के निर्माण के क्या क्या कारण है। आखिर आधुनिक नगर का जो विस्तार हुआ, इसके भी कारण हो सकते हैं कि नहीं हो गया। आखिर क्यों इतना शहर बढ़ रहा है, इसके क्या रीजन है? तो देखिए, इसके रीजन समझ लीजिए, इसका रीजन क्या है। तो अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है
उस टॉपिक का नाम है कि आधुनिक, है ना, आधुनिक नगर के निर्माण, आधुनिक नगर के निर्माण, या इसी को कहिए विस्तार, इसी को क्या कहिए, विस्तार, है ना, के कारण, है ना, के कारण क्या है। तो इसके भी 3 कारण हैं, इसके भी कितने कारण हैं, 3, ध्यान से समझिएगा। इसका भी आधुनिक नगर के निर्माण के लिए भी 3 कारण है। क्या भाई कारण क्या क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कि आधुनिक नगर का निर्माण इसलिए हो रहा है कि औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है, औद्योगिक पूंजीवाद का। आज ना इसी में हेल जो आवा, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास, औद्योगिक पूंजीवाद का क्या हो रहा है, विकास। देखिए ये इधर देखिए, ध्यान दीजिए, औद्योगिक पूंजीवाद का क्या हो रहा है, विकास। देखिए ध्यान से, अगर पूंजी, जैसे देखिए अभी आपने क्या कहा कि सर 2 तल्ला हमारे यहाँ इसलिए मकान बन रहा है कि सर किराया पर लगाना है। तो भैया किराया वाला आपको खोजने आएगा तब ना किराया पर लगा। देहातों में जा रहा है कोई किराए पर रहने के लिए, देहात में भी कोई जा रहा है किराए पर, देहात का जो रूम है इसी खाली के खाली रह जा रहा है, वहां पर कोई किराया लगाने के। यहाँ अगर छोटा सा भी अगर रूम बना दीजिएगा तो यहाँ लूटा जाएगा, तुरंत भर में किराएदार उसको क्या कर लेगा, ले लेगा, समझे कि नहीं। तो पूंजीवाद का, औद्योगिक पूंजीवाद का विस्तार हो रहा है। औद्योगिक पूंजीवाद का विस्तार होने से पूंजी जो आएगी तो उसको लोग ज्यादातर कहाँ लगा रहे हैं कि उससे हम पैसा कमा सके, है ना, उसको ऐसा जगह खर्च करो जहां से हमको पैसे की आमदनी हो सके, 2 पैसे हम कमा सके। और यह क्षेत्र कहाँ उसको दिखाई दे रहा है, तो शहर में। कहाँ दिखाई दे रहा है, शहर में। तो शहर को बढ़ने का रीजन भी है कि वहां पे पूंजीवादी का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है। दूसरा चीज है औपनिवेशवाद का विस्तार। दूसरा क्या है, औपनिवेशवाद, औपनिवेशवाद का विस्तार। अब देख लीजिए, औपनिवेशवाद अभी समझाए हैं कि मजबूत देश द्वारा या मजबूत क्षेत्र द्वारा कमजोर क्षेत्र पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, है ना। और जैसे ही वह कब्जा करेगा तो अपना वो विकास करेगा, कमाना चाहेगा, और इसके लिए वह कहां कमाएगा, शहरों में जाकर के। कहां पे, शहर में जाकर के। तो औपनिवेशवाद का जो विस्तार हो रहा है, इससे भी नगरों का विस्तार हो रहा है। इससे भी क्या हो रहा है, नगरों का विस्तार हो रहा है। और तीसरा चीज है, समझिएगा ध्यान से, लोकतांत्रिक मूल्य के आदर्श। देखिए ध्यान से, यह महत्वपूर्ण चीज है, लोकतांत्रिक मूल्य के, है ना, आदर्श, लोकतांत्रिक मूल्य के आदर्श। अब जरा सा समझ लीजिए, जिस देश का लोकतंत्र अच्छा होता है वहां विदेशी लोग भी चाहते हैं कि हम अपनी पूंजी को निवेश करें, अपना उद्योग धंधा खोलें। क्यों भाई, लोकतंत्र अच्छा इस बात को साबित करता है कि वहां के जनता सही है, वहां का नियम कानून सही है। अगर हम वहां किसी भी तरह का व्यापार करेंगे तो हमको जो है से वहां के लोग तंग नहीं करेंगे और हमको बिजनेस व्यापार करने देंगे। आज देखिए, आज जो आप मोबाइल का यूज करते हैं वो सब चाइनीज सामान है। तो एक तरह से चाइना क्या कर रहा है, आपके यहाँ व्यापार कर रहा है कि नहीं। और तो यही सब चीज जो है, होता क्या है कि बाहरी विदेशी लोग आकर के यहाँ के लोकतांत्रिक आदर्श को देखते हैं कि नहीं, यहाँ पर शासन अच्छा चल रहा है, यहाँ पर आतंकवादी बहुत कम मात्रा। अब बताइए, चीन और पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर कहीं उद्योग धंधा खोल पाएगा कोई? कखनी पाकिस्तान वाला बम मारेगा और उसका बदला लेने के लिए भारत वाला बम मारेगा, कोई ठीक है? तो वहां पर उद्योग धंधा चलेगा जी? बोलिए, वहां पर उद्योग धंधा चलेगा? पाकिस्तान में कोई जाएगा कि भाई हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, है कि नहीं? यहाँ पर हमको जगह तो जानता है कि यहाँ तो खाली आतंकवादी का फैक्ट्री है, बच्चा पैदा लेगा तो बंदूकें पैदा लेकर के, गोलीबारी लेकर के पैदा, तो वहां कोई उद्योग धंधा लगाएगा? और जिस जगह पर उद्योग धंधा नहीं लगता है वह शहर विकास नहीं करता है, अविकसित हो जाता है। तो जहां का लोकतंत्र अच्छा रहेगा तहीं ना हम पूंजी लगाएंगे, जहां कुछ 2 पैसा कमाने का होगा तहीं ना ये करेंगे। पहले क्या था, हम लोगों के यहाँ लोग कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जंगल राज का मतलब क्या कहते थे कि यहाँ राताराती कब अपहरण हो जाएगा,
है कि नहीं? कोई ठीक नहीं है, ज्यादा फुटफुट आएगा अपहरण करके चल जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर डर हो जाता था कि ज्यादा पढ़ना भी बहुत दिक्कत है, ज्यादा डॉक्टर ऊपर सब ये होता था। उद्योग धंधा लगाने उसमें पहले टैक्स से लेता था कि हम साइकिल का उद्योग खोलने जा रहे हैं तो ला पहले कमीशन यहाँ जमा कर, रोड बनने ही नहीं देता था। सब उधर जो है से बहुत सारी पार्टियां होती थी जो उसको तंग करती थी। लेकिन आज क्या है, आज ये सब चीज नहीं है। अब विदेशी फंड आ रहा है, पैसा लगा रहा है, वो भी कुछ कमा रहा है, हम लोगों को भी सुविधा मिल रही है। आज देखिए लाइन कितना बढ़िया है, स्कूल का भवन कितना सुंदर है, रोजगार की प्राप्ति हो रही है कि नहीं? बहुत सारे चीजों का विकास हो रहा है। आज आप कितना शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो किसी भी देश में किसी भी आधुनिक नगर का अगर विस्तार करना है तो वहां का लोकतांत्रिक मूल का आदर्श उच्च होना चाहिए, है ना? आदर्श होना चाहिए वहां पर। ये हो गया। देखिए 3000 ईसा पूर्व में एक बात आपको बता रहे हैं, शहर मिला था। क्या हुआ था? शहर उस समय भी था। 3000 ईसा पूर्व के मतलब क्या? अभी 2021 चल रहा है और हम बात कर रहे हैं 3000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से 5000 साल पहले। कब? 5000 साल पहले। 2021 चला तो 2000 इधर हो गया। ईसा पूर्व का मतलब क्या? 0 से पहले, 1 ईस्वी से क्या चीज पहले, है कि नहीं? तो हम कहा 3000 ईस्वी पूर्व, तो 3000 ईसा पूर्व का मतलब होगा कि आज से 5000 साल पहले। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा 3000 ईसा पूर्व हम लिख रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व माने ईसा मसीह से 3000 साल पहले नदी घाटी में शहर का विस्तार हुआ। जहां जहां नदी घाटी थी, नदियों का घाटी थी, वहां पे शहरों का विकास था। नदी घाटी में किसका विकास हुआ था? शहर का विकास हुआ था। आज भी नमूने मिलते हैं शहर का, है ना? क्या हुआ था? विकास हुआ था। याद रखिएगा। अब आप देखिए सबसे पहला जो शहर मिला था, है ना? सबसे पहला शहर कहाँ मिला था? सुमेर में। कहाँ? सुमेर। वही सुमेर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया। और उसी मेसोपोटामिया को आज इराक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इराक। आप नहीं जानते तो जानिए इस बात को, है ना? पहले उसको क्या बोला जाता था? सुमेर। क्या बोला जाता था? सुमेर। सुमेर के बाद उसका नाम क्या हो गया था? मेसोपोटामिया। आज इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इराक। जैसे देखिए यहाँ पे भारत है ना, भारत के उत्तर में चले जाइएगा तो क्या मिलेगा? भारत के ये साइड में अगर आप आइएगा तो आपको मिलेगा क्या चीज? पाकिस्तान। पाकिस्तान से इधर आइएगा तो क्या मिलेगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के और इधर आइएगा तो मिल जाएगा ईरान। ईरान के इधर और आइएगा तो मिल जाएगा आपको इराक। क्या मिल जाएगा? इराक। आ गया समझ में? भारत के जस्ट बगल में कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ठीक बगल में कौन मिलेगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ठीक बगल में क्या मिलेगा? ईरान। और ईरान के ठीक बगल में क्या है? इराक। आ गया समझ में? तो इराक मिलेगा। उसी इराक को पहले क्या बोला जाता था? सुमेर। उसी को क्या बोला जाता था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में एक शहर हुआ करता था, है ना? मिला था, शहर हुआ करता था जिसका नाम था उर। क्या नाम था? उर। उर नाम का शहर था। उर नाम का शहर था। सबसे पहला शहर इसी को हम लोग बोलते हैं। समझे कि नहीं? अभी आप देखिएगा जरा सा, आपने नाम सुना होगा हड़प्पा की सभ्यता, पढ़ाए भी हैं हम। क्या नाम है उसका? हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता में आपने देखा होगा कि इनका विस्तार, इसका विस्तार कहाँ हुआ था? भारत। आज तो पाकिस्तान अलग हो गया, उस समय एक में था, है ना? तो अब कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान में। और 2 शहर उसमें मिले थे। एक शहर था जिसका नाम था हड़प्पा शहर, और दूसरा शहर था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो शहर। समझे कि नहीं? नहीं जानते हैं तो सब जानना चाहिए, है कि नहीं? इनका विस्तार कहाँ हुआ था? तो इनका विस्तार कहाँ है? भारत पाकिस्तान में है। कहाँ है? भारत पाकिस्तान में है। और याद रखिएगा 2 शहर, एक का नाम था हड़प्पा शहर, बहुत पुराना, पहले सिंधु घाटी नदी सभ्यता जब पढ़ाते हैं, प्राचीन इतिहास में जब पढ़ने के लिए आपको मिलेगा
तो उस समय हड़प्पा शहर और मोहनजोदड़ो शहर, कौन सा शहर? मोहनजोदड़ो शहर, ये सब आपको देखने के लिए मिलता था उस समय, है कि नहीं। रोम और यूनान में भी हम लोगों को प्राचीन नगर मिले हैं। कहाँ? रोम और यूनान, रोम एवं यूनान में भी क्या है? प्राचीन नगर हम लोगों को क्या हुए हैं? मिले हैं, प्राचीन नगर मिले हैं। तो यानी कि नगर पहले ही से ही था, है ना, नगर पूर्व से ही रहा करता था, ऐसा नहीं है कि अब हम लोगों को मिल रहा है ना। एक देखिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा, आधुनिक नगर कितना भव्य हुआ करता था। आधुनिक नगर मैंने जो है अभी का जो नगर है कितना, अब देखते हैं बुर्ज खलीफा, नाम सुने होंगे, दुबई, बुर्ज खलीफा, दुबई गए नहीं है, घूम लीजिएगा जाकर के, वहां पे इमारत है बुर्ज खलीफा, वो बादलों को चिरते हुए ऊपर तक है कि नहीं। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई हैं आधुनिक में, अब के शहरों में। पहले का शहर ऐसा नहीं था, ये जब पुराने शहर तो उतना विकसित नहीं थे जितना आज विकसित है। आप दिल्ली चले जाइए ना, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग मिलेगा, आप मुंबई चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, बड़े बड़े बिल्डिंग मिलेंगे, देख करके आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग कैसे है। तो आधुनिक नगर तो भैया, और इसकी अगर भयावहता को देखना है तो आपको हम बता रहे हैं, दुर्गाचरण राय नाम का एक व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा। कौन? दुर्गाचरण, है ना, दुर्गाचरण राय नाम के एक व्यक्ति है, नाम के एक व्यक्ति, यहां पर किताब में है दिया हुआ, एक व्यक्ति है, समझे कि नहीं, एक व्यक्ति है। इन्होंने एक किताब लिखा अपनी, इन्होंने एक किताब लिखा अपनी किताब, उस किताब का नाम क्या था जानते हैं? देवनागर। क्या नाम था? देवनागर मूर्ति आगमन। क्या नाम था? देवनागर मूर्त आगमन, ये किताब का नाम है। तो अपनी किताब में उन्होंने, इस किताब को अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, तो इस किताब में आपको क्या मिलेगा? आधुनिक नगर का विशालतम एवं भव्यता की कल्पना का विवरण मिलेगा, समझे कि नहीं। और क्या मिलेगा इसमें? आधुनिक नगर की भव्यता, भव्यता, है ना, भव्यता एवं विशालतम, एवं क्या चीज? विशालतम, माने कितना विशाल रहा होगा उसकी कल्पना, विशालतम का की कल्पना, है ना, कल्पना किया था इन्होंने, ये बात मिलेगी। समझ में आ रही कि नहीं? पढ़िएगा तो आपको मैंने अच्छा लगेगा ये किताब। तो इस तरह से जो है आधुनिक नगर का क्या हुआ था? विकास हुआ था, समझे कि नहीं। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आपको पढ़ाए थे इसके पहले वाला चैप्टर में कि, और उद्योगों का सबसे पहले उद्योग धंधे कहाँ खुल रहे थे? तो इंग्लैंड में खुल रहे थे। कहाँ खुल रहे थे? इंग्लैंड में। तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए पहला नगर कौन बना था? लंदन। पहला नगर कौन बना था? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। आ गया समझ में ना। तो आपसे पूछेगा कि सबसे पहला शहर कौन बना? लंदन। क्यों बना? क्योंकि उद्योग धंधे सबसे ज्यादा कहाँ खुल रहे थे? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ थी? किस जगह पर खुल रहे थे? तो लंदन में खुल रहे थे, इसलिए पहला शहर कौन बन गया? लंदन। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहां हुई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में। तो सब निश्चित है कि जहां पे सबसे ज्यादा उद्योग होगा वहीं पे शहर का विकास होगा, इसलिए पहला नगर कौन बना? लंदन बना। कौन बना? लंदन बना। आ गया समझ में? अब देख लीजिए, लंदन की अगर जहां तक बात करेंगे तो 1750 ईस्वी में, कब? 1750 ईस्वी में। देखिएगा ध्यान से, यहां की जनसंख्या कितनी थी? 6 लाख। कितनी जनसंख्या थी? 6 लाख जनसंख्या थी। अब हम लोग बात करते हैं 1810 में। 1810 से लेकर के 1880 ईस्वी तक। कहां तक? 1880 ईस्वी तक।
जनसंख्या कितनी हो गई? 10 से 40 लाख हो गई। जनसंख्या कितनी हो गई? 10 लाख से 40 लाख हो गई। समझ में आ गई कि नहीं बात है? अब देखिए ध्यान से, यहां पर उद्योग धंधों में अब महिला भी कार्यरत थी। कौन कार्यरत थी? महिला भी। उद्योग में अब महिला भी कार्यरत थी, लेकिन जैसे ही उद्योग धंधे में कुशल श्रमिक आ गए, क्या आ गए? कुशल श्रमिक आ गए, तो महिलाओं को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब महिला मजदूर नहीं रह सकती थी, इसलिए कि वो कुशल श्रमिक नहीं थी, वो काम बढ़िया से नहीं कर पाती थी। तो बहुते सारे महिला का नौकरी वहां छीन गया था लंदन में। करीब करीब 2.5 लाख महिलाओं की नौकरी छीनी गई है ना। वे सब क्या बन गए? गृहिणी बन गए। क्या बन गए? गृहिणी बन गए। और महिला जो है सो उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था। कहां? 1861 ईस्वी में लंदन की बात हम कर रहे हैं, समझे कि नहीं? क्योंकि लंदन में ही उद्योगों का विकास हो रहा है ना, तो क्या हो रहा था? तो ध्यान से समझिएगा, है ना। उद्योग में अब महिला भी भाग ले रही थी। उद्योग में अब महिला भी कार्यरत थे। अब महिला भी क्या थी? कार्यरत थी। महिला भी क्या थी? कार्यरत थे। पर कुशल श्रमिक की खोज होने पर, कुशल श्रमिक की खोज होने पर, जब कुशल का मतलब हो गया कि जो पुरुष वर्ग के थे, जब श्रमिक मिल गए तो क्या हो गया? महिला को काम से हटा दिया गया। श्रमिक की खोज होने पर महिला को कार्य से हटा दिया गया। महिला को कार्य से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब महिला को कार्य से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब महिलाएं क्या करने लगी? घरेलू कार्य। अब महिला क्या करने लगी? महिला घरेलू कार्य करने लगी। अब महिला क्या करने लगी? घरेलू कार्य। लगभग 2.5 लाख के आसपास महिलाओं को हटाया गया था। कितने? 2.5 लाख महिला को हटाया गया था। महिला को हटाया गया था। समझ में आ रही है बात? कितना? 2.5 लाख। यह कौन सी शताब्दी की बात हम लोग कर रहे हैं? तो 18वीं और 19वीं शताब्दी की। किस शताब्दी की बात कर रहे हैं? 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी की हम लोग बात कर रहे हैं। उस समय उद्योग का जो मालिक हुआ करता था, वह मालिक महिला को हटा दिया था। समझे कि नहीं? यही 18वीं और 19वीं शताब्दी के मालिकों ने हटाया था। मालिकों ने हटाया था। कब? 1861 ईस्वी तक की बात हम कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1861 ईस्वी तक की बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए, याद रखिएगा, राजनीतिक का और आर्थिक गतिविधि का, माने जहां आर्थिक का मतलब समझ लीजिएगा रुपया पैसा का, समझे कि नहीं? और राजनीतिक बोलेंगे तो वही पॉलिटिक्स की चर्चा। तो राजनीतिक गतिविधि एवं आर्थिक गतिविधि का केंद्र गांव होगा कि नगर होगा? तो जहां बड़ा जगह होगा वो होगा, यानी कि नगर होगा। कौन होगा? नगर होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधि का केंद्र, आर्थिक गतिविधि का केंद्र कौन होगा? गतिविधि का केंद्र कौन होगा? नगर होगा। कौन होगा? नगरीय क्षेत्र होगा, नगर होगा। अब देख लीजिए, अब यहां पे लंदन में क्या स्थिति हुआ कि बाल श्रमिक को रोकने के लिए, यानी कि बाल मजदूर को रोकने के लिए 1870 ईस्वी में, कब? 1870 ईस्वी में, है ना, जो मैंने प्राथमिक शिक्षा, क्या चीज का? प्राथमिक शिक्षा लागू कर दिया गया कि नहीं, वो सब बच्चे कमाएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे? 1 से 5 तक पढ़ेंगे। यह बात कहां हो रही है? लंदन में। कहां हो रही है? लंदन में। यानी कि देखिए ध्यान से, बाल श्रम
श्रम बोले तो मजदूर, श्रम बोले तो क्या चीज, मजदूर। माने बाल श्रम या बाल मजदूर कहिए नहीं के बात है। क्या चीज, बाल श्रम या बाल मजदूर को रोकने के लिए, को रोकने के लिए कहां, लंदन में। कहां पे, लंदन में। लंदन में क्या हुआ, तो लंदन में हुआ क्या चीज कि 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में कौन सा चीज लागू हो गया, प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया। प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया, लागू किया गया, प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया। अब स्थिति देखिए 1901 ईस्वी में, कब, 1901 ईस्वी में, ये ईस्वी जरूर याद कर लीजिएगा, समझे कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आता है, समझे कि नहीं। 1901 ईस्वी में बाल श्रम निषेध कानून का निर्माण हुआ। क्या चीज का निर्माण हुआ, बाल श्रम निषेध कानून, है ना। यह किसके लिए बनाया गया था, फैक्ट्री कानून इसको कहते हैं। फैक्ट्री में बाल श्रमिक काम न करे, इसके लिए यह कानून लाया गया था, समझे कि नहीं। कब, 1901 ईस्वी में। कौन सा, बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध कानून, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कानून। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कानून। आया समझ में, ये सब बनाए गए थे। 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, यह नियम था, समझे कि नहीं। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कम आयु के बच्चे किसी भी स्थिति में फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। अगर कोई काम करते हुए पकड़ा जाता था तो फैक्ट्री बंद करवा देता था, फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। अगर कोई काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, तुरंत भर में उसको अरेस्टिंग हो जाएगा, वह उद्योग धंधा उसका बंद हो जाएगा। आ गया समझ में यहां तक का बात है। अब एक चीज आता है रैन बसेरा, एक टॉपिक आता है, क्या चीज है, रैन बसेरा। रैन बसेरा देखिए, रैन बसेरा किसे कहते हैं, शहरों में जो गांव के लोग जाते थे काम करने के लिए, तो जब झुग्गी झोपड़ी बनाए तो उसको तो असलम कहे थे, पिछले आपको चैप्टर में पढ़ाए थे। लेकिन रैन बसेरा किसको कहेंगे, शहर में रहने के लिए जो मजदूर होते थे, कौन है, तुरंत धीरज, अच्छा, तो शहरों में तुरंत, अब 10-15 मिनट और शहरों में रहने के लिए जो मजदूरों को रहने के लिए जो जगह होते थे उसी को रैन बसेरा बोला जाता था। समझ में आ रही है बात, किसको रैन बसेरा बोलते थे, शहरों में, जैसे नहीं होता शहर में मजदूरों के रहने की जगह, मजदूरों को रहने की जगह, शहरों में मजदूरों की रहने की जगह को क्या बोलते थे, रैन बसेरा। लेकिन मजदूरों तो इसलिए ना था, कुछ तो जगह पर रहते थे, कुछ सड़कों पर सो जाते थे, कुछ जो है दारू रूपी करके टरो टूर कर देते थे, है ना, किसी को डिस्टर्बो कर देते थे, भैया छूट मिला हुआ है तो कुछ भी कर देगा। और यहाँ पे क्या होता था, भीड़ भाड़ होता था, भीड़ होते थे, यहाँ पर क्या होते थे, भीड़ होते थे, है ना। मजदूर लोग रोड के किनारे गुजर बसर करने लगे थे, मजदूर लोग रोड के किनारे गुजर बसर करने लगे थे, गुजर बसर करने लगे थे, कहां कर रहे थे, गुजर बसर कहां कर रहे थे, है ना, तो रोड के किनारे किनारे गुजर बसर कर रहे थे। अब स्थिति क्या हो रही थी, कुछ अमीर लोगों ने, माने जो अमीर लोग था जिनको दया आ जाती थी, वो मजदूरों के रहने के लिए अलग अलग घर बना देते थे, जहां पे अस्थायी तौर पर जब तक इन लोगों का काम है करेगा, उसके बाद अगर घर चला जाएगा तो खाली कर देगा। इस तरह से उनको रहने के लिए व्यवस्था कर दिया था। कौन, वो तो अमीर लोग ऐसा किए थे, समझे कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ अमीर लोगों ने, आई क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा,
उसको क्या बोलते हैं? कुछ अमीर लोगों ने क्या किया था? मजदूरों के रहने की व्यवस्था, है ना, मजदूरों के रहने की व्यवस्था कर दी थी, है ना, कर दी थी। उस व्यवस्था को, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है टेनेमेंटेंस। क्या बोला जाता है? टेनेमेंटस, है ना। उसको क्या बोलते हैं? उसे टेनेमेंटस कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो अमीरों के द्वारा। और यह कैसी व्यवस्था थी? अस्थाई। यह कैसी व्यवस्था थी? अस्थाई व्यवस्था थी। अब हुआ क्या चीज कि लंदन में वैसे लोग जो माध्यमिक वर्ग के थे, माध्यमिक के मतलब हो गया अमीर से नीचे और श्रमिक से ऊपर, अमीर से नीचे और श्रमिक से ऊपर, वैसे लोगों को क्या बोला जाता था? माध्यमिक वर्ग। माध्यमिक वर्ग को इन मजदूरों से दिक्कत हो रही थी। इन मजदूरों से दिक्कत क्या हो रही थी कि यह मजदूरों को जब रहने के लिए घर द्वार नहीं था तो इन लोग दारू उरू पी करके रोडे पर सो जाता था और अल बल बकते रहता था। और वहां से जो पार होते थे लोग, है ना, तो उनको ये सब मैंने गालियों गलौज कर देते थे, दिक्कतों कर देते थे, है कि नहीं? बहुत तरह को मैंने तरह से तंग भी कर देते थे। तो मजदूर ये मध्यम वर्ग के लोगों ने लंदन में क्या किया था? एक आंदोलन किया था, है ना। कौन क्या चीज किया था? आंदोलन। उस आंदोलन को कहते हैं संयमता आंदोलन। संयम समझते हैं ना? संयम, संयमता आंदोलन किया था उन लोगों ने। और संयमता आंदोलन क्यों किया था? संयमता आंदोलन क्यों किया था? शराब बेचने पर रोक लगाने के लिए। क्या चीज करने के लिए? शराब बेचने पर, यानी कि शराब खोरी को रोकने के लिए। क्योंकि शराब पी करके इन लोग ढुड़मुड़ाइत रहता था रस्ती पर। कौन है कि नहीं? मैंने अपनी भाषा में बता रहे हैं, है ना। और जो शांत स्वभाव के लोग थे उनको प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि दारू पिए हुए है ना। वहां गुजरने वाली महिला को प्रॉब्लम होता था, वहां के बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता था। तो उन लोगों ने मजदूरों के खिलाफ में आंदोलन नहीं किया या किसी के खिलाफ, उन्होंने सरकार को चिताया कि भैया शराबखोरी को बंद कर दो, इन लोग नशा में नहीं रहेगा तो सही रहेगा, समझे कि नहीं? तो इसके लिए उन लोगों ने आंदोलन किया था। तो लिख लेते हैं इसको कि लंदन में, कहां पे? लंदन में शहर के माध्यमिक वर्ग, शहर के माध्यमिक वर्ग, ध्यान से समझिएगा, शहर के कौन सा वर्ग? माध्यमिक वर्ग को इन मजदूरों से क्या हो गई? दिक्कत होती थी। इन मजदूरों से क्या होती थी? दिक्कत होती थी। तो दिक्कत हुआ तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया? ये लोग, है ना, आंदोलन किया। ये लोग क्या किए? आंदोलन किए। ये लोग क्या किए? आंदोलन किए। आंदोलन किए। कौन सा आंदोलन किए? संयमता आंदोलन। संयमता आंदोलन, समझ में आ गया ना बात? संयमता आंदोलन क्या था? संयमता आंदोलन शराबखोरी पर रोक। क्या था? शराबखोरी पर रोक लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया था। आ गया समझ में? शराबखोरी पर रोक लगाने के लिए इन लोगों ने क्या किया था? आंदोलन किया था। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, स्थिति को समझिए। अब चूंकि उद्योगों का विकास हो रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, नगर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। नगरों में घूमने के लिए, है ना, वहां पे क्या बनाया गया? भूमिगत ट्रेन। भूमि के अंदर अंदर में वो ट्रेन चलता था, जिसको हम लोग क्या नहीं, मेट्रो नहीं, भूमिगत ट्रेन चला, है कि नहीं? तो लंदन में क्या चला? भूमिगत ट्रेन। लंदन में क्या चला? भूमिगत ट्रेन की व्यवस्था की गई। और यह कब शुरू हुआ? तो 10 जनवरी, कब शुरू हुआ? 10 जनवरी 1963 ईस्वी को। कब शुरू हुआ? 10 जनवरी 1963 ईस्वी को लंदन में भूमिगत ट्रेन।
भूमिगत ट्रेन चलने से ना बहुत सारे लोग जो थे, एक लेखक था चार्ल्स डिकेन, क्या नाम था उसका, चार्ल्स डिकेन। चार्ल्स डिकेन 1848 में उसने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? पुस्तक। उस पुस्तक का नाम था गेम्बे एंड सन। क्या नाम था उसका? गेम्बे एंड सन। और उसने उस पुस्तक में भूमिगत ट्रेन के बारे में इतनी खौफनाक बात लिख दिया है ना, कि लगा कि अगर उस पर हम चढ़े तो भैया मेरे साथ ही घटना हो जाएगी, है ना। डरावनी सी बात, भयंकर तरीके से भूमिगत ट्रेन के बारे में, है ना, शिकायत किया और उसके बारे में लिखा। लोग पढ़े तो डर जाते थे, है ना। लेकिन हालांकि ये हुआ कि ये ट्रेन जब सफल हो गया तो समझिए कि एक तरह से वरदान साबित हुआ लंदन में। क्या साबित हुआ? वरदान साबित हुआ, है ना। सफल होने पर, जब ये चीज सफल हो गया लंदन में, तो सफल जैसे ही होगा तुरंत भर में नकल शुरू हो जाएगा। सफल जैसे ही होगा तैसे ही क्या हो जाएगा? नकल शुरू हो जाएगा। तो सफल होने पर अमेरिका में भी, कहां पे? अमेरिका में भी यह ट्रेन कहां कहां चला? न्यूयॉर्क शहर में, कहां? न्यूयॉर्क शहर में और शिकागो शहर में। शिकागो में, है कि नहीं? शिकागो में ये चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। और जापान भी इसका नकल किया। जापान में भी यह चलना शुरू हो गया सफल होने के बाद इंग्लैंड में। जापान के किस शहर में? तो टोक्यो शहर में। टोक्यो शहर में भी भूमिगत ट्रेन क्या होने लगा? चलने लगा। समझे कि नहीं? अपना अपना लोग क्या करने लगे? विकास करने लगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ध्यान से समझिएगा कि किस लेखक ने भूमिगत ट्रेन के बारे में भयंकर तरीके से इसके बारे में बताया? कौन था वह व्यक्ति? तो चार्ल्स डिकेन। क्या नाम था उसका? चार्ल्स डिकेन, जिसने वह क्या था? लेखक था। और उसने अपनी कौन सी किताब लिखी थी? गेम्बे एंड सन। कौन सी किताब? गेम्बे एंड सन। कब लिखी थी? 1848 में। कब? 1848 में। यानी कि जो है किताब ये लिखा था ना, तो ये ट्रेन जब चालू हो गया उससे पहले की बात है ये। उसने लिखा था कि भूमिगत ट्रेन नहीं आना चाहिए, भूमिगत ट्रेन से कितनी हानियां हैं उसके बारे में वो बातें लिखी थी। हालांकि जब भूमिगत ट्रेन आ गया तो सफल हो गया और इसका वरदान साबित हुआ। समझे कि नहीं? तो यही बात हम लिख रहे हैं 1848 में। कौन सा? चार्ल्स डिकेन। चार्ल्स डिकेन ये क्या था? लेखक। ये क्या था? लेखक। कौन सी किताब लिखी? है ना, गम्बे एंड सन। गम्बे एंड सन किताब लिखा इसने। उस किताब में किसकी चर्चा किया? भूमिगत ट्रेन। भूमिगत ट्रेन से, है ना, भूमिगत ट्रेन से क्या हानि है इसके बारे में। भूमिगत ट्रेन से क्या हानि है उसके बारे में कैसे लिखा था? भयंकर तरीके से लिखा। भयंकर तरीके से, हम बताते हैं पहले ही भाषा को बदल करके। भयंकर तरीके से लिखा, खौफनाक तरीके से। भयंकर बोले तो कैसे? खौफनाक तरीके से। खौफनाक तरीके से लिखा। समझे कि नहीं? इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि लंदन में जब भूमिगत ट्रेन बन रहा था, भूमिगत ट्रेन की जब चर्चा हुई तो विरोध भी हुआ, है ना। इसीलिए अब भूमिगत ट्रेन का क्या हुआ? भूमिगत ट्रेन का विरोध भी हुआ। भूमिगत ट्रेन का विरोध भी हुआ। विरोध भी हुआ चूंकि नगरों के विकास में इसकी अहम भूमिका हुई। फिर बाद में यह वरदान साबित हुआ। फिर बाद में यह क्या हुआ? फिर बाद में यह वरदान साबित हुआ। वरदान साबित हुआ। आ गया समझ में? फिर बाद में यह क्या हुआ? वरदान साबित हुआ। अब देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला ट्रेन, समझे कि नहीं, भारत में पहली बार ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, मैंने कितना किलोमीटर चली थी बताइए? तो आपको याद होना चाहिए मुंबई से थाने तक चली थी। कहां तक चली थी?
मुंबई से थाने तक पहला ट्रेन चली थी, है ना। कितना किलोमीटर है? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर तक चली थी। समझ में आ गई बात? फिर से मेरी बात समझ लीजिए। तारीख था कितना? देखिए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार ट्रेन चला था मुंबई से थाने तक, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। कितना दूरी थी? 34 किलोमीटर की दूरी थी। इस ट्रेन को हम लोग ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात? और उसके बाद फिर भारत में मेट्रो ट्रेन आ गया। कौन सा ट्रेन आ गया? मेट्रो ट्रेन। और भारत में जो मेट्रो ट्रेन आया वह कहां चला? कलकत्ता। कहां चला? कलकत्ता में। सर्वप्रथम कहां चला? कलकत्ता में। और उसके बाद कहां चला? तो दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, और अभी जाइएगा तो बिहार की राजधानी पटना में भी शुरू हो गया है। समझ में आ गई कि नहीं? बात आ गई? तो इस बात को भी हम लिख ही देते हैं कि कितना तारीख को? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, है ना, मुंबई भारत में पहली ट्रेन कहां से चली? मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक, जिसकी दूरी कितनी है? यस, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर है। जिसकी दूरी कितना है? 34 किलोमीटर। इस ट्रेन का नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन का नाम क्या था जी? ब्लैक ब्यूटी। समझ में आ रही है बात? इस ट्रेन का नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी। भारत में अब क्या चल रहा है? मेट्रो ट्रेन। भारत में मेट्रो ट्रेन सर्वप्रथम कहां चला? कलकत्ता में, कोलकाता में। कोलकाता में चला। कहां चला? कोलकाता में चला। सर्वप्रथम कहां चला? कोलकाता में। अब कहां कहां चलता है? दिल्ली में चलता है कि नहीं चलता है? बेंगलोर में चलता है कि नहीं? मुंबई में चलता है कि नहीं? बेंगलोर, लखनऊ में चलता है कि नहीं? और अब कहां चल रहा है? अभी पढ़ा रहे तो पटना में भी चल रहा है। समझ में आ रही है बात? चल रहा है ना। लखनऊ, पटना में भी चल रहा है। तो क्या इससे नगर का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? हम लोगों के यहाँ शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? शहरी जीवन मजेदार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलिए, आप लोगों की व्याग्रता को देखते हुए, अभी इसमें बहुत चीज है पढ़ाने के लिए, हम यहीं तक छोड़ देते हैं। बाकी सारे चीज कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।